हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की भूमिका पढ़ी और आचार्य शुक्ल जी का वक्तव्य पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। तो यहाँ से हमें पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ठीक, तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो थी वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है इस संशोधित और प्रवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। तो शुक्ल जी अपने जो इतिहास को जब उन्होंने संशोधित किया तो उसके संस्करण के संबंध में ये बातें शुक्ल जी ने लिखी थी अक्षय तृतीया संवत 1997 में। अब आता है काल विभाग। तो काल विभाग में क्या लिखते हैं शुक्ल जी, देखते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये प्रश्न बन चुका है कि शुक्ल जी के अनुसार जनता की चित्तवृत्ति, उन्होंने पूछा था किसके अनुसार नहीं होती है, तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ऑप्शन में था, तो सांस्कृतिक नहीं था। ठीक, ऐसे ऑप्शन बना के एग्जाम में आ चुकी है ये लाइन, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास को बांटा है? 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। ठीक, आगे है वो काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, जिसे शुक्ल जी ने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। कब से? संवत 1050 से 1375 से तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल नाम दिया, संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल का नाम दिया, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया, संवत 1900 से 1984 विक्रमी। तो इन 4 कालों में शुक्ल जी ने अपने इतिहास का विभाजन किया है।
यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। तो नामकरण कैसे किया है शुक्ल जी ने? विशेष प्रवृत्ति के अनुसार। पर यह ना समझना चाहिए कि विशेष काल की किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल या रीति काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग की होगी जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। तो बता रहे हैं कि प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे वीर गाथा काल कह दिया तो उसमें किसी और प्रकार की रचना नहीं हो रही थी। जैसे भक्ति काल रीति काल को ले लिया जाए तो उसमें वीर रस के भी काव्य मिलेंगे, भक्ति काल में भी और रीति काल में भी। ऐसा नहीं है कि भक्ति काल था तो उसमें केवल भक्ति काल की रचनाएं थी और किसी चीज की रचनाएं नहीं हो रही थी, नहीं, उसमें वीर रस की भी रचनाएं हो जाती थी और रीति काल में भी ऐसा होता था। तो कह रहे हैं कि अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में हम उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख करेंगे। तो आदिकाल प्रकरण 1। प्रकरण 1 को क्या प्रकरण 1 में क्या दिखाया है? सामान्य परिचय। आदिकाल के प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय पढ़ते हैं हम। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है। तो प्रश्न बनता है कि प्राकृत की किस अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है? तो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आदिकाल का समय शुक्ल जी कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? मानते हैं 1050 से संवत 1375। और कहाँ किसके काल तक मानते हैं? तो महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय ही नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। आगे है दूसरी बात, इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास। प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। तो प्राकृताभास का अर्थ क्या होगा? प्राकृताभास का अर्थ होगा प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। क्या है? प्राकृताभास। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां
कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, उसका सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। चलिए बीर हमीर पा अभर मेड़ कंपई, दिगमण रह अंधार धूलि सुर रह अच्छाई है। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी भनते रहे। तो विद्यापति की पंक्ति है ये, बाल चंद बिजावई भाषा दुहि नहीं घुघ दुज्जन हासा। और दूसरी बार कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कबीर की ये पंक्ति है कि अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारे बिचारे। सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। क्या कहा है उन्होंने, देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अवहट्टा। अर्थात देसी भाषा यानी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ मैं कहता हूँ। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। तो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा, देसी भाषा कहा। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।